नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी की, उसकी कहानी की, किस तरीके से उसके खौफ में पूरा उत्तर प्रदेश रहता था, बात उसकी करेंगे। बात करेंगे 80 के दशक में, तब पूर्वांचल में ठेकेदारी का धंधा खूब फल फूल रहा था और इसी धंधे में पैर जमाने के लिए मुख्तार अपने कुछ वफादारों के साथ उतरा तो उसने पलट कर नहीं देखा। खून की नदियां बही गईं, गैंगवार हुए, गोलियां चली, न जाने कितनी लाशें गिरी, लेकिन हर लाश मुख्तार की दहशत को और ज्यादा बड़ा करती गई। क्या था मुख्तार का वो खौफनाक मंजर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश खौफ के साए में जी रहा था। खौफ की कहानियां हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नाम मुख्तार अंसारी, पेशा अपराध, अंजाम मौत। पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की कहानी शुरू होती है 1970 में। ये वो दौर था जब तमाम ठेके पूर्वांचल में बाहुबल के सहारे हासिल किए जाते थे और जुबान खोलने पर बंदूक का मुंह भी खुल जाता था। एक तरफ था मुख्तार अंसारी गैंग, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गिरोह, यानी पूर्वी यूपी में एक बड़ा खून खराबा होने वाला था। वक्त बीता, दोनों गैंग के बीच कई मुठभेड़ हुए और दर्जनों शूटर मारे गए, लेकिन हर मौत इस माफिया को पहले से अधिक मजबूत करती गई। उन्नीस 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी की हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो ब्रजेश सिंह के साथ साहिब सिंह गैंग को भी चुनौती दे रहा था। गाजीपुर के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का एक दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ था। ये इस इलाके में गैंग वॉर की शुरुआत थी। ब्रजेश सिंह तब साहिब सिंह के लिए काम करता था। उनका टकराव हुआ, टकराव भी ब्रजेश सिंह से भी हुआ और ब्रजेश सिंह एक अलग गिरोह बना के चल रहे थे, मुख्तार अलग गिरोह बना के चल रहे थे। मुख्तार ज्यादा भारी पड़े और ये गिरोह पनपता चला गया। इसने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा करने का प्रयास किया और यही नहीं, आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी इनका काफी असर था। साल 1990 आते आते गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई और इस गैंग वॉर में मुख्तार का कद बढ़ता चला गया। वर्चस्व की जंग में दोनों गैंग के बीच कई बार गैंगवार हुआ। इस दौरान अजय राय के भाई अवधेश राय की 1991 में हत्या कर दी गई। इस हत्या का तार जुड़ा मुख्तार गैंग से। इस हत्याकांड के बाद दोनों गैंग में खुलकर गैंग वॉर शुरू हो गया। एक के बाद एक कर लाशें गिरने लगी, जो इस बात का इशारा था कि ये गैंग अब एक जिले तक सीमित नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर उसका कब्जा हो गया। जिस हत्या कर मुख्तार ने अपने वर्चस्व को बढ़ाना शुरू किया था, अवधेश राय हत्याकांड 1996 में मुकदमा लिखा गया और 26 साल बाद 15 दिसंबर 2022 को माफिया को कोर्ट ने सजा सुनाई। लेकिन इस हत्याकांड के बाद ही मुख्तार के नाम की दहशत पूरे पूर्वांचल में फैल गई थी। इसलिए आज कृष्णानंद राय का परिवार माफिया की मौत पर खुशी मना रहा है। बढ़ते गैंगवॉर के साथ माफिया की काली कमाई भी बढ़ रही थी और दुश्मन भी।
ऐसे में जरूरी हो गया था कि वो खुद को खेल से बाहर निकालकर ऑपरेट करे। इसका एक ही रास्ता था, सियासत। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा और साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते मुख्तार गैंग पूर्वांचल का सबसे बड़ा गिरोह बनकर उभरा। का अपना चरम था, आप उसका क्या हौसला था, कितना बुलंद, इससे अंदाज लगाइए कि मऊ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वो खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा था। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना उसका तूती बोल रही थी उसकी उस पूरे पूर्वांचल में। ऐसा कानून लगा हुआ, लाइट मशीन गन की सिंगल रिकवरी अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसमें उसका संलिप्तता थी। एविडेंस एक्ट के तहत पूरा कवर है, उसका फ़ोन टेप है। फिर भी मुलायम सिंह की सरकार ने पोटा कानून उस पे से हटा दिया, आउट ऑफ वे जाके। ये स्टेट का कानून नहीं था, ये सेंट्रल कानून था। पूर्वांचल में अब हर बात का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। लूट, हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा, फिरौती और सुपारी किलिंग, यानी हर बुरे काम में इस गैंग के लोग शामिल थे। गैंग का दायरा जितना बढ़ता गया, मुख्तार अंसारी के काले कारनामों की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी होती चली गई। अब तक उस पर हत्या की कोशिश और अपहरण के 65 केस दर्ज हुए। टाडा, मकोका और पोटा जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई हुई। लेकिन इन सब से मुख्तार अंसारी बच निकला। साल बदली, सरकार बदला, सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री जो अपराध और अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पे कार्रवाई शुरू की तो पूर्वांचल में खलबली मच गई। मुख्तार और उसके तमाम करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें मकान, जमीन, शस्त्र जब्त किए जाने लगे। मुख्तार के भाई और बेटों की संपत्ति भी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी। करीब 450 करोड़ की चोट माफिया को पहुंची। यानी इस माफिया के गैंग को सरकार ने चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया और सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई उनके आर्थिक साम्राज्य को। नतीजा ये हुआ कि अब मुख्तार की ना तो पहले जैसी धाक रही और ना ही नेटवर्क। न्याय के बुलडोजर ने पूर्वांचल में माफियाओं की नींव हिला दी। फिर वो दिन आया जब बांदा जेल से माफिया की लाश बाहर निकली। दहशत का जनाजा निकला तो इंसाफ पसंद लोग आतिशबाजी करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार पर रिकॉर्ड के मुताबिक 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन ये तो वो लिस्ट है जिसे थाने में दर्ज किया गया। ना जाने कितने ऐसे केस है जिसमें मुख्तार शामिल तो था, लेकिन उस तक जांच की आंच पहुंची ही नहीं। रसूख और दहशत के दम पर बच निकला वो। मुख्तार के कुछ बड़े अपराधों की बात करें तो कुछ ऐसे अहम अपराध हैं जिनकी दम पर वो माफिया बना। तो 1988 में ठेकेदारी के लिए सच्चिदानंद राय की उसने हत्या की थी। मुख्तार गैंग इसमें शामिल बताया गया था। कुनबे पर जो मुकदमे दर्ज हुए, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले, सशस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया था। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार अंसारी को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था।
मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला तक अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी और उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी और इसके बाद जब से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन यूपी में शुरू हो गए। जेल में मुन्ना बजरंगी की खौफनाक मौत का किस्सा सुनने के बाद से मुख्तार अपनी जान को खतरा बताने लगा था, जिसके चलते माफिया को पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पंजाब से जब से मुख्तार यूपी की जेल में लौट कर आया, उसके सिर पर मौत नाचने लगी थी, क्योंकि योगी राज में माफियाओं के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। अतीक अहमद जैसे डॉन का अंत हो चुका था। वहीं माफिया मुख्तार बार बार बीमार रहने के चलते हत्या की आशंका जताने लगा, मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद ही सच सबको पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो पता चला वो ये कि हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इतने खतरनाक अपराधी की मौत में भी मुख्तार का परिवार साजिश के आरोप लगा रहा। परिवार जहर दिए जाने की बात कह रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का दावा किया जा रहा। पूरा मामला समझिए। मुख्तार की मौत पर जितने मुंह उतनी बातें। कोई उसे स्लो पॉइजन देने का दावा कर रहा है, तो कहीं सियासी बयानों में जहर देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच मुख्तार की मौत का सच क्या है? डॉक्टरों की शुरुआती जांच हार्ट अटैक की ओर मौत की वजह का इशारा कर रही है, जबकि मुख्तार का परिवार एक सुर में जहर की साजिश का आरोप लगा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, हत्या हुई। परिवार के सदस्य दावा कर रहे हैं कि मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर के धीमे धीमे मौत की नींद सुलाया गया। मुख्तार अंसारी का परिवार कह रहा है कि मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले खुद कोर्ट में डर जताया था कि जेल में उसे मरवाया जा सकता है। परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जहर वाली साजिश को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी। दावा है कि कोर्ट को लिख कर दिया गया था कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर मिलाया गया है। परिवार ने 19 मार्च की घटना का जिक्र किया। दावा है कि 19 मार्च को जहर दिए जाने की वजह से मुख्तार की तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार 28 मार्च की रात मुख्तार ने दम तोड़ दिया। 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए और फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। मुख्तार का परिवार जिस जहर वाली थ्योरी का दावा कर रहा है, अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक बड़े बड़े नेता भी मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। मुख्तार अंसारी के परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पहले उसे जेल में जहर दिया गया,
फिर परिवार को उससे मिलने नहीं दिया गया और बाद में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे, जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा, लेकिन मुख्तार और उसके गुर्गों के काले कारनामों को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह के मुताबिक जीते जी मुख्तार ने जेल में जहर देने वाला पैंतरा पहले भी आजमाया था ताकि उसे पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट ना किया जाए। जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। एक गैंगस्टर और माफिया डॉन की रही, लेकिन उसका रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से जुड़ा हुआ है। वो खुद को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता बताता था। वो मुख्तार अहमद अंसारी जिन्हें महात्मा गांधी का बेहद करीबी माना जाता था, जिनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। मुख्तार अंसारी, ऐसा नाम जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोगों की रूह कांप उठती थी। कहा जाता है कि वहां मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी, वो जो चाहे, जिसे चाहे और जहां से चाहे चुनाव हरवा या जितवा सकता है। लेकिन ऐसा बदनाम गैंगस्टर खुद को उस शख्स का वंशज बताता था जिसने देश को आजाद करवाने के लिए जमीन आसमान को एक किया ही मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया। डॉन मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में मुख्तार अहमद अंसारी को अपना दादा बताया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। 1926 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष तक रहे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक बड़े सर्जन भी थे। इसी वजह से देश आजाद होने के बाद उनके सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया। दिल्ली में एम्स जिस अंसारी नगर में है वो भी उन्हीं के नाम पर बसाया गया है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर ही रखा गया था। रौबदार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पहचान थी और उनकी तरह दिखने के लिए डॉन मुख्तार अंसारी ने भी बड़ी बड़ी मूछें रख ली। मुख्तार अंसारी भले ही अपना रिश्ता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से बताता था, मगर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, यानी मुख्तार अहमद अंसारी का कोई सीधा कनेक्शन गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से नहीं मिलता। 2021 में मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें उसके नाना का भी जिक्र किया गया था। मुख्तार अंसारी ने अपने नाना का नाम मोहम्मद उस्मान बताया था, जो कि सेना में ब्रिगेडियर थे। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी। देश को इस लड़ाई में तो जीत मिली थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। कोर्ट में
में जमा किए गए इसी हलफनामे में डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते का जिक्र किया था। मुख्तार के परिवार में नाम कमाने वालों की लिस्ट लंबी है। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था। वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय थे। मुख्तार के दोनों बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद चुने गए। मुख्तार के दो बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई। भरतपुर में लोग इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं और लोगों का कहना क्या है, इसको लेकर लोगों से बातचीत की गई। अलर्ट जैसा माहौल नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग सहमे हैं। उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब लोग किस तरह से सोच रहे हैं। भरतपुर जो है वो उत्तर प्रदेश से पूरी तरह सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है। भरतपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुख्तार अंसारी की जब शाम को मौत हुई थी, खबर उनके पास पहुंची, किस तरह से उनको पता लगा। इन बातों को लेकर के बात करेंगे। क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको पता लगा था? मुख्तार अहमद अंसारी जो था वो काफी बड़ा डॉन था, माफिया था और उसका रसूख का अंदाज इस हिसाब से लगा सकते हो कि वो जिस जेल में ट्रांसफर होता था तो वहाँ का जेलर या तो छुट्टी ले लेता था या बीमार पड़ जाता था। और उसके संबंध राजनीतिक परिवारों से रहे हैं, पहले भी बड़े बड़े परिवारों से उसके संबंध थे। और ये अतीक अहमद जो कुछ दिनों पहले जो मारे गए, उनसे भी बड़ा डॉन था। और ये तो उसकी मौत हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा माफिया जो था, जिसको जेल में भी संरक्षण मिला हुआ था और उस जेल के जो रूल नियम सब उसके हिसाब से चलते थे। और वो जब गवर्नमेंट यूपी में 10 साल पहले जिनकी गवर्नमेंट चलती थी, 15 साल पहले, तो उसकी एक पैरेलल सरकारें चला करती थी, उसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। उसके हिसाब से जिले तय होते थे, कौन सा किस जिले का मालिक क्या होगा, इतना बड़ा। अब क्या सोचते हैं आप? आपको किस तरह से पता लगा? भरतपुर में क्या सोच रहे हो? देखो, अभी ये जो हुआ है मुख्तार अंसारी जी के साथ में, ये हमें न्यूज के मामले से पता पड़ा कि वो खत्म हो गए हैं, लेकिन उनके एक आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह उनकी अब तक के बारे में जानकारी से पता चला कि वो बहुत बड़े अपराधी किस्म के व्यक्ति रहे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट उनका पूर्ण रिकॉर्ड नहीं कर पाई है अभी तक। और ये चीज हमें पता पड़ा कि वो बीमारी से खत्म हुए हैं, जबकि ये चीज तो गवर्नमेंट को खुद सोच के इसको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी और एक छोटे से स्टेट को नहीं, एक पूरे देश को खराब किए पड़ा था। वो तो देश की दीमक है, ऐसी दीमक को तो बहुत समय पहले ही खत्म कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।